दोस्तों, कल हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हमने राख के टीले के बारे में बताया था, जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं और आंध्र प्रदेश के उतनूर, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और मस्की से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। आज सिक्कों की बारी है। सिक्के अर्थात क्वाइंस प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों का विशेष महत्व है। सिक्के मुख्यतः खरीद फरोख्त में प्रयोग किए जाते हैं। जब सिक्के नहीं थे तो वस्तुओं की अदला बदली से काम चलाया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन सिक्के आने से खरीद फरोख्त में आसानी हो गई। सिक्के वस्तुतः राज्य की समृद्धि और उच्च व्यापार को भी प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी राज्य में सिक्के ज़्यादा प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ है कि वह राज्य समृद्ध है, उसका व्यापार उन्नत अवस्था में है। किसी राज्य के सिक्के जहाँ तक प्राप्त होते हैं, उस राज्य की सीमा वहाँ तक मानी जाती है। सिक्कों पर अंकित विभिन्न प्रतीकों, देवताओं आदि के अंकन से उस राज्य के धर्म आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के समृद्धि के प्रतीक के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी बातों का बयां करते हैं। सिक्के, स्वर्ण सिक्के विशेष करके जिस राज्य से प्राप्त होते हैं, उसकी आर्थिक समृद्धि का विशेष अर्थ लगाया जाता है। स्वर्ण सिक्कों में मिलावट या स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़ना राज्य की पतनावस्था का सूचक है। जैसे गुप्त शासक स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में वजन बढ़ने लगता है, वहीं से गुप्त शासकों का पतन प्रारंभ हो जाता है। सिक्कों का अध्ययन एक विज्ञान कहलाता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हमारे प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जिन्हें आहत सिक्के या पंच मार्ट क्वाइंस कहा जाता है, क्योंकि इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, बल्कि ठप्पा मारकर सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पहाड़ आदि आकृतियां बनाई जाती थी। इन सिक्कों पर अंकित आकृतियों की व्याख्या डी कौशाम्बी और रैप्सन ने की। चूंकि शासक का नाम नहीं होता था, इसीलिए हम यह नहीं बता सकते कि ये सिक्के किस शासक ने चलवाए। ये आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे। कुछ आहत सिक्के तांबे के भी हैं। ये सिक्के मुख्यतः कौशाम्बी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों को कारशापण कहा गया। इसका अर्थ है कि कारशापण सिक्के प्रारंभ में चांदी के हैं, बाद में कुछ तांबे के भी सिक्के हो गए। प्राचीनतम स्वर्ण सिक्का निष्ठ कहलाया। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से
सिक्कों की शुरुआत होती है, लेकिन इन पर कोई लेख नहीं है। आगे चल कर के सिक्कों पर लेखन की शुरुआत हुई। जब लेखन की शुरुआत होती है तभी हम कह सकते हैं कि फलाना शासक ने सर्वप्रथम सिक्के चलवाए। जैसे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन की शुरुआत इंडो ग्रीक या हिंदवन शासकों के समय में हुई। इसीलिए हम सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंदवन शासकों को देते हैं। इसमें भी पहला इंडो ग्रीक शासक जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए उसका नाम मेनांडर है। इन हिंदवनों के शासकों के स्वर्ण सिक्कों का नाम स्टेटर था, लेकिन हिंदवनों के स्वर्ण सिक्के हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल साहित्यों में उल्लेख मिलते हैं। हिंदवनों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों का नाम द्रह्म था। ये सभी यूनानी भाषा के शब्द हैं जो पूछे भी गए हैं। चांदी के सिक्कों को चलाने का श्रेय सर्वप्रथम शक शासकों को जाता है। कर्दमक शकों ने अपने सिक्कों में तिथियों का सर्वप्रथम अंकन किया। इस प्रकार पहली बार तिथियों का अंकन कर्दमक शक शासकों के समय में है। कुषाण शासक विम कडफिशस के स्वर्ण सिक्के पहली बार प्राप्त होते हैं। इन स्वर्ण सिक्कों पर शिव की आकृति का अंकन है। तो वर्तमान में जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हो पा रहे हैं वे विम कडफिशस से नियमित रूप से आगे प्राप्त होने लगते हैं, जबकि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय मेनांडर को जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति प्राप्त होती है। कनिष्क को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। आगे चल करके कुषाणों ने शुद्धतम स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन के चलाए। उन्होंने सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन उन्होंने चांदी का सिक्का नहीं चलाया। कुषाणों के पतन के बाद कुड़िंद शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति प्राप्त होती है। उन्होंने कुषाणों के नमूने पर ही अपने सिक्के चलाए, जबकि यौधेयों का हमें पहली बार टकसाल प्राप्त होता है। यौधेयों के सिक्कों पर शिव के पुत्र कार्तिकेय का अंकन भी है। हिंदवन शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण अर्थात बलराम का एक साथ अंकन प्राप्त हो पाता है। गुप्त काल, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए, लेकिन वे कुषाणों की तरह शुद्ध नहीं थे। उनका वजन 144 ग्रेन था, जबकि कुषाणों के सिक्कों का वजन 124 ग्रेन का था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने होड़ों को पराजित करने के बाद गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के
जो व्याघ्र शैली के थे और जिन्हें रुपया कहा गया चलाए। आगे चलकर के गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़ने लगा और यहाँ से पतनावस्था की शुरुआत हुई। जब फायान विक्रमादित्य के काल में आया तो वह लिखता है कि लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। ये तुच्छ तांबे के सिक्के थे। गुप्तों के पतन के बाद यही कौड़ियों के सिक्कों का ही प्रचलन मुख्य रूप से हो गया। विशेष करके राजपूत काल में स्वर्ण सिक्के नहीं मिलते हैं और कौड़ियों का ही प्रचलन है। इसीलिए राजपूत काल को हम लोग डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। राजपूत काल में चालुक्य शासक गांगेय देव विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों पर शिव, लक्ष्मी, देवी आदि की आकृतियां प्राप्त होती हैं। आगे चलकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने इन्हीं स्वर्ण सिक्कों पर अपने नामों का अंकन करवाया। इसीलिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर भी हमें लक्ष्मी, देवी, शिव आदि की आकृतियां प्राप्त होती हैं। महमूद गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत में लेख भी मिलता है। उसके सिक्कों पर अव्यक्तम मुहम्मद बिन अवतारम का उल्लेख भी है। राजपूत काल के बाद दिल्ली सल्तनत के काल में चांदी का टंक और तांबे के जीतल की शुरुआत हुई। इसी समय से सिक्कों पर टकसाल के नाम का भी उल्लेख मिलने लगता है। आगे चलकर के शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपया प्रारंभ किया। मुगल काल में रुपया प्रचलित था। यद्यपि चांदी, तांबे, सोने सभी के सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्के यद्यपि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे सिक्कों की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। इसका मतलब इसके पहले के सिक्के प्राप्त नहीं होते और विशेष करके गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी होने लगती है। स्वर्ण सिक्के तो लगभग समाप्त ही होने लगते हैं। फिर भी भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों का महत्व है। अब अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख अर्थात इंस्क्रिप्शन प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक बार अभिलेख लिख जाने के बाद इसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। अभिलेखों का अध्ययन एक विज्ञान कहलाता है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं। हमारा प्राचीनतम अभिलेख सिद्धार्थ नगर जिले के पिपराहवा से प्राप्त हुआ है। जबकि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस प्रकार इतिहास के निर्माण में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की महत्ता है। पुरातात्विक स्रोतों में मोटा मोटी तौर पर राग के टीले, सिक्के और अभिलेख महत्वपूर्ण हुए। दोस्तों,
प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में खुदाइयों का विशेष महत्व है, क्योंकि खुदाइयों से जो जानकारी प्राप्त होती है उन्हीं से पुरातात्विक स्रोतों का निर्माण करते हैं। खुदाइयाँ मुख्यतः दो प्रकार से की जाती हैं, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर खुदाई से हमें मुख्यतः भौतिक निक्षेपों की जानकारी मिलती है। ये सस्ते होते हैं। भारतीय इतिहास में या भारत की खुदाइयों में ज़्यादातर ऊर्ध्वाधर खुदाई है, जबकि इतिहास के निर्माण में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल खुदाई का ज़्यादा महत्व है। वे खर्चीली होती हैं, उनसे हमें सांस्कृतिक जानकारियाँ प्राप्त हो पाती हैं। लेकिन भारत जैसे देश में अभी क्षैतिज खुदाइयाँ कम हुई हैं। तो जो हम भारतीय इतिहास, विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें ये कुछ कमियां भी हैं। दोस्तों, हम भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस इतिहास को पढ़ने के पहले हम दो और चीज़ें लाना चाहते हैं, एक पृथ्वी और दूसरा मानव। तो जो ये पृथ्वी और विशेषकर उसमें जो भारत का हिस्सा है, इसमें मानव जो अपने क्रियाकलाप करेगा, उसी से ही तो हम अपने इतिहास और संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए हम इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। पृथ्वी की शुरुआत कब से हुई और यह कब अस्तित्व में आई, इसको लेकर कई तरह के मत हैं। हम एक सिंपल सा मत आपको बता रहे हैं। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले धूल और गैसों से भरा एक पिंड, जिसे नेबुला इस ब्रह्मांड में चक्कर काट रहा था। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु चक्कर काटती है तो दो तरह के बल लगते हैं, एक केंद्र की ओर, दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, और जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब दोनों एक दूसरे को संतुलित किए रखते हैं तब वस्तु चक्कर काटती रहती है। लेकिन जैसे ही संतुलन समाप्त होता है, वैसे ही संतुलन समाप्त होने के बाद वस्तु गिर जाती है। इस प्रकार जब नेबुला चक्कर काट रहा था, उसी के विभिन्न भाग आगे चलकर टूटकर अलग हुए। इसी से तारे बने, इसी से सूर्य बना और हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा होकर यह वर्तमान रूप में आई, और जब इस पर एक समान तापक्रम हुआ तभी जीवों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं जीवों में से एक मानव भी था। अब प्रश्न है, मानव कब और कहां से आ गया? देखिए, मानव की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो प्रकार के मत हैं। एक ईश्वरीय मत, जिसमें कहा गया कि ईश्वर ने हमें जिस रूप में पैदा किया उसी रूप में हम आज भी विद्यमान हैं। लेकिन अब यह मत उतना महत्व नहीं रखता। एक दूसरा मत है उद्विकासवादी मत। उद्विकास, इवोल्यूशन।
मुख्यतः डार्विन और लेमार्क ने इस मत का प्रतिपादन किया था। उद्विकास का मतलब है कि पहले हम किसी अन्य रूप में आए और फिर धीरे धीरे हमारा यह रूप अर्थात पुराना रूप परिवर्तित होकर हम वर्तमान रूप में आ गए। मानव का उद्विकास बानर या कप या एप्स से माना जाता है। दोस्तों, हमारा प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। उसके मुख्य पात्र राम और सीता हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा महत्ता हनुमान की है, जिन्हें बानर कहा गया। इन बानरों की विशेषता है कि ये ज़मीन पर भी चल सकते थे और पेड़ पर भी। अभी वे चौपाया थे अर्थात 4 पैर थे, लेकिन जो भी जीव हैं उसमें ज़्यादा उनकी बुद्धि थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने 2 पैरों को मुक्त किया और फिर वे हाथों में परिवर्तित हो गए। तो मानव का उद्विकास इसी बानर या कप या एप से माना जाता है। ये हम हवा हवाई में नहीं कर रहे हैं, इसके जीवाश्म प्रमाण हैं। प्रारंभिक मानव जैसे प्राणी जो अब विलीन हो गए, उन्हें होमिनिड्स कहा गया। इन प्रारंभिक मानवों में कुछ की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। जैसे प्रारंभिक मानव जैसा प्राणी रामापिथिकस था। इसके प्रमाण लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। वैसे बहुत से विद्वान इसे हाइपोथेटिकल मानते हैं। जहाँ से वास्तविक हमें मानव जैसे प्राणियों का मिलना प्रारंभ होता है, वह पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। इसी की एक प्रजाति जिनजैंथ्रोपस थी, जिसने सर्वप्रथम कुछ पत्थर के उपकरण प्रयोग किए। इसीलिए इसे आदि संस्कृत निर्माता माना जाता है। प्रश्न आइए इसमें एक बार पूछा गया। तो ये जिनजैंथ्रोपस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि संस्कृत निर्माता माना जाता है। इसके बाद होमो इरेक्टस, इसे पिथिकैंथ्रोपस भी कहा गया। इसके प्रारंभिक जीवाश्म जावा से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे जावा मानव भी कहा जाता है। होमो का अर्थ मानव, इरेक्ट का अर्थ सीधा होना। इस प्रकार यह पहला मानव जैसे प्राणी था जो हमारी तरह सीधा खड़ा होकर चल सकता था। इसके बाद सिनेंथ्रोपस, इसे चीनी मानव कहा गया। इसके जीवाश्म बीजिंग से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे बीजिंग मानव भी कहते हैं। इस मानव को अग्नि की जानकारी थी। इसके बाद निएंडरथल आया। इस मानव के जीवाश्म जर्मनी के निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव कहा गया। हमें इसकी कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। कब्रों में पुष्प आदि के मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि इसे पारलौकिक जीवन की जानकारी थी। इसी के बाद आधुनिक मानव या मेधावी मानव
होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसे मेधावी मानव भी कहा गया। इसके प्रमाण आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इसकी 3 प्रजातियां थी, एक क्रोमैग्नन, दूसरा ग्रीमार्डी और तीसरा चांसलेट। क्रोमैग्नन प्रारंभिक होमो सैपियंस था, जबकि चांसलेट अद्यतन इन्हीं प्रारंभिक मानवों का अध्ययन हम प्रागैतिहास में करते हैं। अब प्रश्न है कि ये प्रारंभिक मानव सर्वप्रथम भारत में कहाँ से प्राप्त हुए, या फिर क्या भारत में इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर कि क्या भारत में इन प्रारंभिक मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, नहीं। हमें भारत में प्रारंभिक जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से A.K. सोनकिया द्वारा प्राप्त किया गया। यह एक मानव की खोपड़ी थी जो लगभग 2 लाख वर्ष प्राचीन मानी जा रही है, और इसे होमो इरेक्टस प्रजाति का माना जा रहा है। प्रश्न आया हुआ है, और इसे होमो इरेक्टस प्रजाति का माना जा रहा है। आज भारत में मानवों के बारे में जीवाश्म सामान्यतः नहीं है, बल्कि जानकारी कैसे मिलती है, कुछ पत्थर प्राप्त हुए हैं, पत्थर के औजार हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मानव रह रहा होगा। इसके प्राचीनतम प्रमाण सर्वप्रथम 23 लाख वर्ष पहले शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए भारत में मानव के बारे में प्राचीनतम अनुमान लगभग 23 लाख वर्ष पहले माना जा रहा है, लेकिन यह जीवाश्म नहीं है, बल्कि पत्थर के कुछ औजार हैं। दक्षिण भारत में बंबई के आसपास लगभग 13 लाख वर्ष पहले से हमें कुछ पत्थर के औजार प्राप्त हो पा रहे हैं। यहाँ पर भी मानव के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जीवाश्म, जैसा कि मैंने पहले कहा, सर्वप्रथम हथनोरा से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में यह स्थान था। ये जो प्रारंभिक मानव हैं, इन्हीं का क्रमबद्ध अध्ययन हम आगे चलकर प्रागैतिहास में सिस्टमेटिक रूप से करेंगे। दोस्तों, इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करने के पहले ये जितना हमने पढ़ाया, यह उसकी पूर्व पीठिका थी। इस पूरे अध्ययन में 2 करेक्शन भी हमें करने हैं। पहला तो ये कि अभी जो हमने बताया कि गांगेय विक्रमादित्य, जो हम चालुक्य शासक बोल गए, बल्कि ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक था। त्रिपुरी का कलचुरी शासक गांगेय विक्रमादित्य, जिसके स्वर्ण सिक्के में राजपूत काल में प्राप्त हुए हैं। दूसरा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें विष्णु पुराण से प्राप्त हुई है।
यह विश्व पुराण नहीं बल्कि वायु पुराण है। इस प्रकार अभी तक हमने इतिहास के पूर्व का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो से हमारे ऐप्स में प्रागैतिहास से शुरुआत होगी। हमने पहले कहा था कि हम सिलेबस क्रमबद्ध रूप में बताएंगे। अब अगले वीडियो में चूंकि हम प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम प्राचीन इतिहास का संपूर्ण सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रागैतिहास पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री, इसमें इन प्रारंभिक मानवों के बारे में जानकारी है, लेकिन इसमें हमें साहित्यिक स्रोत नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इनका निर्माण करेंगे। हमने पहले ही कहा इसकी जानकारी खुदाई से मिलेगी। भारत में ज़्यादातर ऊर्ध्वाधर खुदाई है, जबकि क्षैतिज खुदाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसके अध्ययन में कुछ कमियां भी हमें प्राप्त होती हैं। फिर भी इस काल में मानव कैसे आया, मानव ने सर्वप्रथम किस पत्थर का उपयोग किया, मानव को गुफाओं की जानकारी कैसे हुई, मानव को अग्नि की जानकारी कैसे हुई, मानव ने सर्वप्रथम कहाँ लिखना पढ़ना शुरू किया, मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, और इस पूरे इतिहास के निर्माण में क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, इसका अर्थ था कि इस काल में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं, लेकिन हम साहित्यिक स्रोतों को पढ़ नहीं पाए हैं। यह हमारी प्राचीनतम सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता। इसके बाद हम वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत के साहित्य तो हैं, लेकिन अभी लिपि की जानकारी नहीं थी। लिपि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले लिपि नहीं है। इसका मतलब कि हम लिख नहीं पा रहे थे, केवल सुनकर आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए इस साहित्य को श्रुति, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अगर हम इसको किस इतिहास में शामिल करें, इसकी बात करें, तो इसे भी हम आदि इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि लिखने की जानकारी या वैदिक ग्रंथ आगे चलकर वैदिक काल के बाद लिखे गए। अब वैदिक काल के बाद फिर सूत्र काल, क्योंकि इसी काल में लिपियों की जानकारी हुई। प्राचीनतम लिपि पिपरावा से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, और यह लिपि ब्राह्मी थी। आगे चलकर आर्मेइक, खरोष्ठी, यूनानी और फिर धीरे धीरे देवनागरी लिपि का भी प्रचलन हुआ। सूत्र काल के समय में भी
दो महान धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आए। शूद्र काल के बाद फिर मौर्य काल, भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक काल, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक शासक मानते हैं और मौर्य वंश को पहला वास्तविक ऐतिहासिक वंश मानते हैं। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, जिसमें पहली बार विदेशियों ने भी शासन किया, जैसे इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पार्थिया या पहलो। और पहली बार ब्राह्मणों का शासन इसी काल में आया। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश आदि। कुछ लोग इसे इतिहास का अंधकार युग, डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में भारत की प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति का संकलन हुआ, जिसमें जाति व्यवस्था की कठोरता है और ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दिया गया, शूद्र को सबसे निम्न स्थान। यह कहा गया कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मौर्योत्तर काल के बाद फिर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड। देखिए, स्वर्ण काल दो तरह से होते हैं, एक भौतिकता की दृष्टि से और दूसरा सांस्कृतिक उत्कृष्टता की दृष्टि से। भौतिकता की दृष्टि से स्वर्ण काल तो मुगल काल में शाहजहां का काल था, जहां संगमरमर से बहुत से सुंदर इमारतें, ताजमहल, लाल किला आदि बनाए गए। जबकि कला, साहित्य, संस्कृत और विज्ञान की दृष्टि से स्वर्ण काल गुप्त काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, जिसमें उत्तर भारत में हर्ष का शासन है और इसीलिए उसे प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक कहा जाता है, क्योंकि हर्ष के बाद सामंतवाद की शुरुआत हो जाती है, बल्कि हर्ष के समय से ही सामंतवाद की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है। इसी में दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो दक्षिण भारत में प्रागैतिहास के बाद सर्वप्रथम महापाषाण काल आता है। अंग्रेजी में मेगालिथिक पीरियड। देखिए, ये नाम कुछ अलग सा लग रहा है। क्यों अलग सा लग रहा है? क्योंकि इस काल के बारे में जानकारी हमें बस्तियों आदि से नहीं मिलती, बल्कि कब्रों से मिलती हैं। ये कब्रें उत्तर दक्षिण दिशा में हैं, इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढककर रखा गया, इसीलिए इसे महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर का काल कहा गया। इन्हीं कब्रों में महापाषाणी कब्रें हैं, इन्हीं कब्रों में दक्षिण भारत में सर्वप्रथम लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर भारत में लोहे की जानकारी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल से और दक्षिण भारत में महापाषाण काल से जानकारी प्राप्त होती है। इस महापाषाण काल के समापन के बाद दक्षिण काल में पहला लिखित काल संगम काल की शुरुआत होती है। संगम काल यह पहला दक्षिण भारत का लिखित काल है, जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया गया और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। यह काल गुप्त काल के समानांतर चलता रहा। इस काल के समापन के बाद दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य
और कांची के पल्लव आए। वातापी के चालुक्यों में सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय, जबकि इस समय उत्तर भारत में हर्ष का काल था। और कांची के पल्लवों में सबसे महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन का काल था। पहली बार उत्तर भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के शासक हुए, क्योंकि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया, जबकि पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पराजित कर दिया। इस प्रकार प्राचीन काल के अंतिम पीरियड में दक्षिण भारत की महत्ता बढ़ी। हर्ष के समय में कोई विशेष सांस्कृतिक चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते, जबकि पल्लवों के काल में पल्लव संस्कृति की शुरुआत हुई। वहीं पर वैष्णव संत तलवार, शैव संत नैनारों के आंदोलन हुए। पल्लवों के काल में पल्लव संस्कृति में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मंदिर की शुरुआत हुई। प्रारंभ में गुहा मंदिर बनाए गए और फिर ईंट और पत्थरों से स्वतंत्र मंदिर। इस प्रकार द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली गुप्त काल में मंदिर, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई पल्लवों के काल में। और उत्तर भारत में नागर शैली वाले मंदिर नर्मदा के उत्तर में हैं। इसमें उड़ीसा के मंदिर अपवाद हैं, जबकि द्रविड़ शैली की शुरुआत कृष्णा के दक्षिण में हुई पल्लवों के काल में, और बीच में नर्मदा और कृष्णा के बीच बेसर, बेसर का मतलब मिश्रित, जिसमें नागर शैली की भी विशेषता है और द्रविड़ शैली की भी विशेषता है, तो बेसर शैली की शुरुआत हुई। अब इसी के बाद हम कल से प्रागैतिहास अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।